नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। TV6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप इस नाम से लॉगिन करेंगे, कार्यक्रम शुरू बरू होंगे। TV6 न्यूज नेटवर्क.com से हमारा वेब पेज भी है, आपको मिल जाएगा गूगल पे। आप ज़रूर देखें। आपसे अनुरोध है कि हमारा कार्यक्रम लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिसका कोई चार्ज लगता नहीं है। आज दुनिया दरअसल में हम विशेष कार्यक्रम को लेकर हाजिर हैं, जिसमें हमारा विषय है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर सलीम खान और मिडिल ईस्ट मामलों के प्रसिद्ध जानकार प्रोफेसर पाशा। डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि वहाँ किस तरह के हालात से अभी रूबरू हैं वहाँ पर लोग, और आप लंबे समय तक वहाँ रहे हैं, तो थोड़ी जानकारी हमें दें कि क्या हो रहा है वहाँ पर। देखिए, गाज़ा की पट्टी बहुत छोटा इलाका है और वहाँ तकरीबन 30-35 लाख फ़लस्तीनी रहते हैं और 2007 से पूरा गाज़ा स्ट्रिप इजरायली ब्लॉकेड के अंदर है। और मिस्र के साथ उनका काफ़ी लंबा बॉर्डर है, लेकिन वहाँ चेक पॉइंट पे बहुत कम आना जाना होता है। मिस्र में भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। और इजराइल की तरफ से जो एरिट्स क्रॉसिंग है, वहाँ फ़लस्तीनी इजराइल को जाके काम कर सकते थे, लेकिन वो भी काफ़ी घटनाएं के तरफ रुजू हो रहा है। और सी के तरफ जो मेडिटेरेनियन सी है, वहाँ पे भी इजरायली नेवल ब्लॉकेड काफ़ी अरसे से चल रहा है। तो हर एक चीज़ इजराइल के थ्रू ज़्यादातर गाज़ा पट्टी को जाती थी, चाहे वो खाने की चीज़ हो या कंस्ट्रक्शन की या दूसरे अन्य चीज़ें वहाँ। तो ब्लॉकेड की वजह से काफ़ी लिमिटेड तादाद में थे और UN एजेंसी ही जहाँ वो तैनात हैं, UNRWA, उनको ग़िज़ा या स्कूल चलाना या मेडिकल सप्लाईज ले जाना था। तो अब चूँकि 2 दिन से वहाँ लड़ाई चल रही है, बिजली काट दी गई है, जिससे वहाँ पीने का पानी और मेडिकल हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी तादाद में जो ज़ख्मी हुए हैं वहाँ भर्ती हुए हैं, उनका इलाज भी बहुत कम हो रहा है। तो वहाँ सिविलियंस जो फंसे पड़े हैं हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, वो बहुत डायर कंडीशन में हैं, बहुत कठिन हाल से गुज़र रहे हैं। तो अगर ग्राउंड अटैक भी होता है, जिसका अंदेशा है, 1 लाख से ज़्यादा इजरायली रिजर्विस्ट मोबिलाइज हुए हैं और बॉर्डर पे तैनात हैं, और किसी भी मरहले में ये ग्राउंड अटैक होने वाला है, जिससे और बमबारी होगी। जो दिन रात बमबारी इजरायली एयरफोर्स कर रही है, उससे काफ़ी सिविलियन नुकसान हुए हैं। और जो सिविलियंस भागे हैं, 2 UN शेल्टर स्कूल्स में पनाह ली है वो, और ये पहली बार नहीं, कई बार उन्होंने वहाँ पनाह ली है और तादाद और बढ़ सकती है जी। लेकिन एक पॉइंट यहाँ भी मेंशन करना है कि जो 100 से ज़्यादा इजरायली पकड़ के गाज़ा पट्टी में ले गए हैं, उनको कई स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर तैनात किए गए हैं। हमास के द्वारा कहने का मतलब ये है कि अगर बमबारी करते हैं इजरायली जेट्स और ग्राउंड अटैक होता है, तो शायद ये इजरायली मारे जा सकते हैं। तो ये और भी गंभीर नुकसान हो सकता है दोनों तरफ से। जी जी। डॉक्टर साहब, एक और बात पूछनी थी मुझे। जैसे UN में जो अमेरिकी दूत हैं गिलाड यर्दन, उन्होंने कहा कि गाज़ा पट्टी इलाकों में दर्जनों अमेरिकी नागरिक बंधक बना दिए हैं और अमेरिका इजराइल की सहायता के वास्ते मिलिट्री और नेवी एयरक्राफ्ट रवाना कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर नेतन्याहू अमेरिकी सैनिकों को कार्रवाई के आदेश दे सकें। तो क्या है इसके पीछे, क्या रणनीति है? क्या अमेरिका डायरेक्ट इस सफाया अभियान में आगे आएगा या कार्रवाई करेगा सीधा सीधा? क्या आप समझ रहे हैं इस चीज़? 2 सवाल हैं इसमें। पहला तो मेरे ख्याल से, मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक 6 अमेरिकी जो वहाँ रेव पार्टी चलती थी बॉर्डर के पास, उसमें शामिल थे। वो ख़ास मेहमान थे इजरायली सेटलर्स की पार्टी में, तो उनको भी बंधक बना के गाज़ा ले जाया गया है। जहाँ तक अमेरिका का इंटरवेंशन है, 2 तरीके के हैं। एक तो उनकी नेवी
और स्कॉट शिप्स एयरक्राफ्ट कैरियर के जो ईस्टर्न मेडिटेरियन थी हैफा और गाज़ा की पट्टी के करीब पहुंचे हैं। जी। तो ये पूरा फ्लोटिला जिसको कहा जाता है, 12 से ज़्यादा जंगी जहाज़ हैं। जी। और दूसरा ये है कि जो अम्यूनेशन इसराइल को भेजे हैं, जी। तो वो नाटो बेसिस से इटाली, जर्मनी और स्पेन वगैरह से भेजे हैं, और अमेरिका की डायरेक्ट बेसिस से भी, प्रोडक्शन सेंटर से भी भेजा जा रहा है। जी। जी। लेकिन जहाँ तक अमेरिका के फिजिकल इंटरवेंशन की बात करें तो अभी मेरे ख्याल से उसकी नौबत नहीं आई है, क्योंकि मोबिलाइजेशन के बाद इजरायली आर्मी 1 लाख से ज़्यादा वहाँ है, और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी वहाँ तैनात हैं। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इतना अगर हिजबुल्ला इसमें शामिल होता है या कुछ और गट जो सीरिया की तरफ से, हालांकि सीरिया की 2 डिवीज़न भी गोलान हाइट्स की तरफ भेजे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जंग हमास और गाज़ा से रीजनल वॉर की तरफ बढ़ेगी। जी। जी। सलीम साहब, एक सवाल मैं भारत के संदर्भ में लेना चाहूँगा, क्योंकि जो खबर आई उसमें हमास के हमले में घायल लोगों में एक भारतीय महिला भी शामिल है, और ये महिला भारतीय राज्य केरल की निवासी है और बीते कई सालों से इजराइल में रह रही थी। महिला की हालत गंभीर है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक दूसरा ये कि भारतीय मूल के करीब 95,000 लोग जो यहूदी हैं और मणिपुर, मिजोरम, केरल से गए हुए और महाराष्ट्र से भी गए हुए, जिन्हें बेने बोलते हैं, बेन, वो लोग भी वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। 18,000 भारतीय नागरिक अलग हैं इनसे, जो पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस में हैं या छात्र हैं। तो इन लोगों के भविष्य का सबसे बड़ी बात है कि कहीं लड़ाई लंबी चली तो इनका क्या होगा, उनकी सेफ्टी के बारे में भारत सरकार कितना कंसर्न है। क्योंकि कल मैं एक बाइट देख रहा था जिसमें कि मीनाक्षी लेखी जो विदेश राज्य मंत्री हैं, वो मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि कोई खास चिंता की बात नहीं है, और वहाँ कई सारे अभियान भारत ने ही पहले मिडिल ईस्ट में चलाए, गंगा क्या क्या कुछ धार्मिक नाम उन्होंने दिए, और मुस्कुराते हुए उनका बयान चल रहा था, बाइट चल रहा था एक तरह से। I received many messages last night, and through the night we were working, but I'm also aware that Prime Minister's office is directly supervising the situation and we are on the job. Even in the past, many students, including people from Andhra Pradesh, were stuck across. So whether it was Operation Ganga or Vande Bharat, we brought everyone back, and I'm sure Government of India and Prime Minister office is directly in touch with those people and is working and monitoring the situation. तो क्या भारत सरकार भी आप समझते हैं इतनी संजीदा है और चिंतित है कि वहाँ के नागरिकों के लिए, भारतीय मूल के जो नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा पुख्ता करने की बात भारत सरकार कर रही है? जी खान साहब। देखिए, जहाँ तक इसराइल का सवाल है, इसराइल में ज़्यादातर लोग तो कहीं ना कहीं से आके ही बसे हैं। इसराइल जब बना पिछले 75 साल में, इसराइल बना ही है सेटलर्स की वजह से। तो उसमें जब सारी दुनिया के लोग आए तो भारत के लोग भी होंगे, और जब भी कहीं जंग होती है तो उसमें जंग, आजकल की जो युद्ध है उसके अंदर तो फर्क करना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन में हमने देखा कि बहुत सारे भारतीय थे और उनको जो है वो भारत सरकार ने सेफ्टी के साथ लाया। यह सरकार की जिम्मेदारी है। इससे पहले इराक में भी ये हुआ था। तो ये तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है जी। ये एक जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके लिए जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो इस काम करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर लोगों को, हर देश के लोगों को अपने नागरिकों की चिंता होती है, वैसे भारत सरकार को भी होगी, और वो उनको लाएंगे, इसकी मुझको उम्मीद है। जहाँ तक आपने लेखी का कहा, तो इस सरकार के बारे में इसके अंदर संवेदनशीलता नाम की कोई चीज पिछले 9.5 सालों में दिखाई नहीं दी। इसराइल में जो लोग हैं वो तो बहुत दूर हैं, और हमारे अपने देश में मणिपुर में हम देख रहे हैं कि पिछले 5 महीने से क्या हो रहा है, और उसके बारे में किस तरह की असंवेदनशीलता दिखाई जाती है। पार्लियामेंट में जब
बात होती है तो उस वक्त भी जो है वो हमारे प्रधानमंत्री अपने 90 मिनट के भाषण में उसके लिए 2-4 मिनट 5 मिनट निकालते हैं। तो इसलिए मुझको ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये लोग अपने नागरिकों की लिए कोई हमदर्दी महसूस करेंगे, लेकिन बहरहाल अपने नागरिकों की सेफ्टी के लिए वो उनकी जिम्मेदारी है, उसको अदा करेंगे। जी जी। एक और बात है, जैसे पीएम मोदी ने अभी बयान दिया है, आज का ताज़ा बयान उनका ये है कि हम इजराइल के साथ हैं, उस कंधे कंधा मिला के चल रहे हैं। तो क्या इसका कोई चुनावी एंगल है क्या? क्योंकि आज ही थोड़ी देर पहले हम लोग स्टूडियो में आने से पहले ठीक 12 बजे चुनाव आयोग ने 5 राज्यों की में चुनाव की घोषणा की है। तो जिस तरह से एक देश का, हमारे देश का प्रधानमंत्री केवल एक पक्षीय है, मुझे लगता है कि अगर नेतन्याहू के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होने की बात कर रहे हैं तो उससे ये संदेश जाता है कि जैसे जो दूसरा पक्ष है फिलिस्तीन, भारत अपनी गुटनिरपेक्ष नीति के साथ नहीं चल रहा है, एक साइड पे जा रहा है। रूस उस तरह से नहीं गया, तुर्की नहीं गया, तो भारत चूँकि अभी G20 सम्मेलन हमारे यहाँ संपन्न हुआ है और हमारे पीछे कई सारे देशों की निगाहें हैं कि भारत क्या स्टैंड लेता है इस मौके पर। तो उस हालत में आप क्या सोचते हैं कि चुनावी गणित को समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया है? देखिए, ये जो सरकार है इसके बारे में कहा जाता है कि ये 24/7 जो है वो इलेक्शन के बारे में सोचती है और इलेक्शन के बारे में करती है। तो अगर ये लोग किसी चीज को इलेक्शन से जोड़ के ना करें तो भी जनता यही सोचती है कि इलेक्शन से जोड़ के करें। लेकिन जहां तक इसका सवाल है, हम ये देखें, फिर एक बार मैं यूक्रेन की एग्जांपल दूंगा जी कि यूक्रेन के सिलसिले में भारत का जो स्टैंड था वो बहुत न्यूट्रल किस्म का था। हालांकि वहां पर जो है वो रशियन एग्रेशन को सारी दुनिया ने फील किया था, उसका कोई वो नहीं था, मतलब कोई जवाब नहीं था जी। इसके बावजूद भारत ने जो है वो बीच की लाइन लिया और ये कहा कि भाई बातचीत वगैरह से इस मसले का हल होना चाहिए वगैरह वगैरह। यानी रशिया को कंडेम नहीं किया जैसा कि सारी दुनिया कंडेम कर रही है जी। लेकिन यहाँ पर जो है वो एकदम से मोदी जी का अपना मिजाज भी है प्रधानमंत्री का, और उनको एक खौफ भी लगा होगा कि यार कहीं लोग इस तरह की सिचुएशन यहाँ पैदा हो जाए तो क्या होगा, या उनको उसका चुनावी फायदा भी उठाना होगा। ये मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने क्यों इस तरह का बयान दिया, लेकिन ये जो भारत की परंपरा है, जो ट्रेडिशन है कि जो लोग अत्याचार पीड़ित हैं, जो लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और गांधी जी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक सारे लोगों ने फिलिस्तीन की जो जंग आज़ादी है, जो स्वतंत्रता युद्ध है, उसका समर्थन किया है। उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि उनकी जमीन पर बाहर के लोगों ने कब्जा कर लिया है और उसको आजाद कराना ये उनका हक है। तो इसमें बीजेपी भी शामिल रही है और महात्मा गांधी भी शामिल रहे और उसके बीच में जितने बड़े बड़े नेता हैं वो सब शामिल हैं। अब ये उस ट्रेडिशन को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, इसका अफसोस तो बहरहाल उन सब लोगों को होगा जो कि दुनिया में आज़ादी और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने वाले, आज़ादी के लिए नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने वाले। तो इस तरह से इन्होंने मायूस किया। पाशा साहब, देखिए, ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच रिश्ते सुधारने की कवायद चल रही थी। दोनों ओर से औपचारिक संबंध कायम करने के लिए 2020 में इजराइल और 2 अरब देशों बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात ने अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं, जैसा कि आपको ध्यान में होगा, और कई मुस्लिम देश इसके समर्थक भी रहे हैं। तो क्या हमले के जरिए हमास ने सारा कुछ छिन्न भिन्न कर दिया, जो चीज़ें बन रही थी, जो अच्छे संबंध विकसित हो रहे थे? जी, पहले एक छोटी टिप्पणी करना चाहता हूँ। जो आपने जिक्र किया अमेरिकी सिटीजन्स को भी बंधक बनाया गया था। कई इजरायली सिटीजन्स डुअल सिटीजनशिप रखते हैं जी। और एक तरफ वो इजरायली सिटीजन्स हैं और अमेरिका के सिटीजन्स भी हैं। तो हो सकता है जिनको हमास ने बंधक बनाया है उसमें कुछ डुअल सिटीजनशिप भी हैं, तो अमेरिका उस लिहाज से उनका नंबर या तादाद बढ़ा के बता रहे हैं कि 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं।
जहाँ तक अब्राहम अकॉर्ड्स जिसके तहत बहरीन और यूएई और मोरक्को और सूडान में नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस की बात कर रहे थे, वो तो काफ़ी आगे बढ़ चुका है। जो एम्बेसडर्स हैं वो भी तैनात कर दिए गए हैं और ट्रेड वगैरह, कल्चरल रिलेशंस, फ्लाइट्स वगैरह नॉर्मल हो गए हैं। रही अब सऊदी अरब और इजराइल के नॉर्मलाइजेशन की बात, तो इसमें प्रयास चल रहे हैं कई महीनों से, और अमेरिका के सदर बाइडेन भी, उन्होंने एंथोनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इसी महीने में दोबारा सऊदी अरब जाने की हिदायत दी थी। और एक ही मुद्दे पे बात अटकी हुई थी, वो ये कि जो सऊदी अरब 2 स्टेट सोल्यूशन और पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम में जो भी हो सके आगे बढ़ाने की जो बात कर रहे थे, वो बात अटकी हुई थी। और जो 3 मसले थे, न्यूक्लियर रिएक्टर और सोफिस्टिकेटेड हथियार की और डिफेंस ट्रीटी अमेरिका और सऊदी के बीच में, उसमें काफ़ी प्रगति हुई है। और नेतन्याहू ने साफ बाइडेन को बता दिया था कि ये जहाँ तक फ़लस्तीन का मामला है, हम कुछ आगे बढ़ नहीं सकते अगर कुछ में या तो सेटलमेंट्स में या जो बंधक बनाए गए हैं उसमें, या जो अपार्टेड पॉलिसी नरम करने की बात में अगर कुछ भी ख़त्म मैं उठाता हूँ तो मेरी सरकार गिर जाएगी, तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो जाएगी, जिससे और प्रॉब्लम होगा। हालांकि अब नए डेवलपमेंट से दूसरे अपोजिशन पार्टी भी आगे बढ़े हैं नेशनल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, लेकिन सऊदी इजरायली नॉर्मलाइजेशन को काफ़ी धक्का पहुंचा है। तो ये टाइमिंग भी वही लगती है कि उसको टालने के लिए ये किया गया है। और जहाँ तक ईरान का रोल है, खामेनेई सुप्रीम लीडर, मैं उसी पे आ रहा था, उसी सवाल पे आ रहा था। उन्होंने कहा था कि अगर सऊदी अरब नॉर्मलाइज करता है इजराइल के साथ, तो ये जो घोड़े की रेस का जो उदाहरण उन्होंने दिया था, ये हारेंगे बोल के, तो ये वार्निंग थी ईरान की तरफ से। एक चीज़ मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, और उसको एलेबोरेट करना चाहता हूँ दूसरी दिशा में। एक तो ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई ने उनके जो सलाहकार हैं, उन्होंने इजराइल में फिलिस्तीनी लड़ाकों के हमले का समर्थन किया है। एक दूसरा ये कि तालिबान को किसी देश की मान्यता अभी तक नहीं मिली है जी। तो अभी जो चल रहा है उसमें क्या हुआ कि तालिबान लड़ाकों की शिरकत ये लोग चाह रहे हैं क्या, ऐसा भी कुछ सुनने में आया है। क्योंकि अभी जो तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं, उनका नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन उनसे बातचीत हुई है ईरान के विदेश मंत्री की जी। ये कुछ डेवलपमेंट वहाँ हो रहा है उस इलाके में, लेटेस्ट डेवलपमेंट। और इस डेवलपमेंट के बिना पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या पहला देश होगा ईरान जो कि तालिबान शासन को, इस्लामिक अमीरात को मान्यता देगा अगर इस तरह का डेवलपमेंट कुछ होता है कि आप चलिए हमारे साथ खड़े रहिए, अगर कुछ लड़ाई आगे बढ़ती है तो तालिबान के लड़ाके भी जाएं वहाँ पर, ईरान के लोग भी जाएं वहाँ पर, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? आपको क्या लग रहा है? देखिए, तालिबान और ईरान के ताल्लुकात में 2 चीज़ें हैं। दिसंबर 2022 में ये खबर आई थी कि ईरान अपना एम्बेसडर भेज रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि वो स्पेशल एनवॉय था, स्पेशल दूत था, भी कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस जिस तरीके से करना चाहिए वो नहीं हुए हैं। लेकिन उनसे काफ़ी तनाव है दोनों का बॉर्डर में। ये कोकेन और हेरोइन और ड्रग्स के मामले में काफ़ी ईरानियन पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स मारे गए हैं, कशीदा है बॉर्डर उनका। लेकिन जो नई बात तालिबान की तरफ से आई है वॉलंटियर्स इजराइल के बॉर्डर पर जाने के लिए, तो वो हो सकता है उनको वहाँ अलाउ करेंगे, क्योंकि लेबनान से ही वो जा सकते हैं। हिजबुल्लाह का कंट्रोल में है नॉर्दर्न बॉर्डर, सदर्न बॉर्डर लेबनान का, तो वहाँ से जा सकते हैं। लेकिन दूसरा इलाका चाहे उर्दून हो, मिस्र हो या सीरिया हो, मुश्किल लगता है। शायद ईरान के थ्रू वो हवाई जहाज़ से या जो भी रास्ते से वो लेबनान जाके वहाँ कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन मुझे
लगता नहीं कि वो दूसरा बड़ा फ्रंट ओपन होगा। लेकिन एक बात और है कि इजराइल की घरेलू जांच एजेंसी है शिन बेत, जी और खासकर शिन बेत पे भी मैंने लिखा था कुछ दिन पहले, और मोसाद तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एक तरह से। मोसाद को अगर आप देखें, उसकी कार्रवाइयों को, आप जब थे तब भी आपकी जानकारी में हुई मोसाद कितना एक्टिव है पूरी दुनिया में, उसका एक दबदबा था। और इजरायली सेना तो अपने आप में उतनी पंक्चुअल रही है। इन लोगों में से किसी को कोई खबर नहीं लगी कि क्या कुछ होने जा रहा है, शनिवार को कुछ ऐसे अटैक होंगे? तो क्या इस अटैक को की वजह से ये लोग एक्सपोज हो गए? मोसाद की वक़्त कम हो गई, उसकी ताकत लोग अब कम आंकेंगे, शिन बेत को भी कम आंकेंगे उसकी ताकत को? क्या लग रहा है, टोटल इंटेलिजेंस फेल्योर इसे नहीं माने क्या हम? देखिए, 50 साल पहले यही बात हुई थी कि इजराइल का मोसाद और शिन बेत इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते, या जो बारलेव लाइन थी सुएज कैनाल और मिस्र के बीच में, वहाँ अगर कोई उल्लंघन होता है तो पूरा सुएज कैनाल आग बगोला हो जाएगा। लेकिन सदात ने इसको सुएज कैनाल को क्रॉस करके ये बता दिया कि सेकेंड थर्ड आर्मी इजिप्शियन आर्मी सीनाई कैनाल क्रॉस करके और डीप सीनाई में गिद्दी मितला पासस तक पहुंच गए थे जी। तो इसी तरह से ये सरप्राइज हुआ है। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर फौजी, इजरायली फौजी जो गाज़ा इजराइल बॉर्डर पे थे, उनको 2 महीने पहले से हटा के धीरे धीरे वेस्ट बैंक को भेज दिया गया था, जहां तनाव बढ़ा है और सेटलमेंट्स पे और पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी कैंप्स पे जो हमले हुए शहरों पे, तो वहाँ कम से कम 1 लाख फौज, इजरायली फौज तैनात की गई है, क्योंकि वहाँ इंतफादा का डर था और इजरायली आर्मी और सेटलमेंट्स पे हमले की खबरें आ रही थी। तो इसको हटा के उन्होंने मेरे ख्याल से मोसाद और इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री बड़ी गलती की, और इसी ताक में थे हमास के, और ये 3-4 मामलों को लेके इजराइल सऊदी अरब का लेके रेव पार्टी जो हो रही थी, और डोमेस्टिक सिचुएशन इजराइल में जुडिशियल रिव्यू के लेके, और जो रिजर्विस्ट मना कर रहे थे वहाँ ड्यूटी पे जाने के लिए, पायलट्स और दूसरे मिलिट्री पर्सनल, सब इन सब को देख के मेरे ख्याल से हमास ने कैलकुलेट करके ये सैटरडे जो उनका सबात होता है हॉलिडे के दिन, ये कदम उठाया जो कि चौंकाने वाला है, जो 50 साल पहले मिस्र और शाम ने यही किया था। तो रिपीट हुआ एक तरह से अब कहा जाए आपके अनुसार। लेकिन क्या है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट भारत सरकार में सुरक्षा से संबंधित प्रोजेक्ट, या उसमें दोनों तरफ से एक्सचेंज हो रहा है। काफ़ी चीज़ें हम शिन बेत ने भी यहाँ दी हैं और उस लेवल पे दी हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भी इजराइल से कुत्ते मंगाए गए थे और वो भी उसकी सुरक्षा में हैं। तो और ख़ासकर कश्मीर के फ्रंट पे भी काफ़ी इजराइल से हमें सहयोग मिला है, कई मामलों में मिला है। तो ये सब चीज़ों पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं असर पड़ेगा इस हमले में। सूचना, जो इंटेलिजेंस की सूचना में फेल्योर एक तरह से रहा है, उसका असर पड़ेगा कहीं ना कहीं। हमारे सुरक्षा एजेंसियां उस तरफ मुखातिब नहीं, कोई और रास्ता ढूंढेंगे, ऐसा मानते हैं क्या आप? जी, क्योंकि ये जो इंग्लिश में शब्द इनविंसिबल है जी, तो वो दूसरी बार जो है लगाव पे लगा है। 73 में हुआ था, 50 साल बाद ऐसा हुआ है। तो मोसाद और शिन बेत के जो कैपेबिलिटीज हैं, 70 में टेक्नोलॉजी कुछ और थी और आज की तारीख में पूरा सैटेलाइट और हर चीज है। पेगासस क्या वो भी टेक्नोलॉजी जो फोन के जरिए इस्तेमाल कर रहे थे, उसका भी धक्का पहुंचा है जी। तो हमारे आईपीएस ऑफिसर्स कुछ तेलंगाना से, आंध्रा से और दूसरे अन्य स्टेट से इजराइल को भी ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, नक्सलाइट कंट्रोल करने के लिए कश्मीर में भी। तो हमें दोबारा रिव्यू करना होगा कि ये हमास और इजराइल की जो अभी 2 दिन से लड़ाई हो रही है और जो अचानक हमला हुआ है, इसके तहत हमें रिव्यू करना चाहिए कि किस हद तक हम उनकी ट्रेनिंग पर निर्भर कर सकते हैं, और हमें और न्यू स्ट्रैटेजी डिवाइस करना होगा, क्योंकि अभी तक जो सफलता हमें मिलनी चाहिए थी, चाहे नक्सलाइट्स में हो या कश्मीर में हो या दूसरे अन्य मामलों में, जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा के इजराइल की ट्रेनिंग से हमें बहुत फ़ायदा होगा,
कुछ खास मुझे नहीं एक लगता। खास भौकाल बना कर रखा है जी। कि बहुत ज्यादा इजराइल हाँ। जो है सबसे ज्यादा तो यहाँ पर ही करेगा। वो जी। जो अफवाह प्रोपेगेंडा चला जी, रहे थे, जी। इजराइल सुपर पावर है रीजन हम्म। में, तो वो पंचर हो और गया खासकर है। सिक्योरिटी मामले में कि सुपर पावर जी, वो पंचर हो गया, सही कह रहे हैं आप। इंटेलिजेंस में पूरा पंचर हो गया, जी, फ्लैट जी। हो गया है। सिर्फ 2 या 3 हज़ार हमास के फिदाइन उन्होंने पूरा इसराइली स्टेट मशीनरी, जी, इंटेलिजेंस जी। मशीनरी, मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को अर्थक्वेक की तरह ट्रेमर से बिल्कुल जॉर्डन सिटी है उन्होंने उसकी। शेक कर दिया है। यस। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन लगता है। इंटेलिजेंस फेलियर भी है, पॉलिटिकल फेलियर भी लगता है मुझे। देखिए 2003 के आसपास मैं रामल्ला गया था और ह्यूमन बॉम्ब पे रिसर्च करने के वास्ते प्रोग्राम एक बनाना था मैं, तो उस इलाके को काफ़ी कुछ देखा मैं। उस समय से लेके अभी तक टेक्नोलॉजी में काफ़ी चेंज आया है। हमास के हमले के तरीके में भी मैं देख रहा हूँ कि उस तरीके में भी चेंज काफ़ी। देखिए जिस तरह से उन्होंने तैयारी करके ये सारा कुछ हमला किया है, और कम लोग हैं उनके इजराइल के मुकाबले, जहाँ की टैंक और जाने किस किस तरह के उनके पास ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जहाँ से वो सिर्फ पिक्चर को फीड करते हैं और आदमी मारा जाता है हेलीकॉप्टर जो जी, उनके जी। उस तरह के टेक्नोलॉजी के साथ लैस इजराइल। और दूसरी तरफ हमास के जो भी मिलिटेंट्स हैं, लड़ाके हैं, तो ये वार का तरीका भी बदला है मुझे लगता है। इस जी। तरीके पे आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ जी, नई जी। अपडेट देना चाहेंगे? जी, फ़लस्तीनी हमास के ईरान जी। से टेक्नोलॉजी मिल रही है, लेकिन अब तो इंटरनेट के ज़रिए कोई टेक्नोलॉजी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इंटेलिजेंस इज़राइल के अंदर के जो पार्टी हो रही थी, या किबुत्ज़ कितने हैं और कितने सोल्जर्स गार्ड कर रहे थे, और एयर बेस है, अश्कलोन जी। है, तेल अवीव है, और फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया है, ये सब काफ़ी इंटेलिजेंस हमास की तरफ से भी उन्होंने इकट्ठा करके ये पिन पॉइंट जितनी जल्दी हो सके इन सब 15 सेटलमेंट्स को कब्जे में ले लिया है, और 8 टाउन्स और सिटीज़ में भी उन्होंने हमला किया है। तो ये काफ़ी इंटेलिजेंस उन्होंने गैदर की है। ये हैरानी की बात है कि इजराइल के अंदर से भी इन्होंने कैसा वहाँ से ये इंफॉर्मेशन लेके सी के थ्रू, मेडिटेरेनियन सी के थ्रू, या बॉर्डर क्रॉसिंग के थ्रू, या पैराशूट के ज़रिए प्रिसाइज लोकेशन में इतने मिनट में वहाँ पहुँचना है और इतने सोल्जर्स वहाँ रहेंगे। तो काफ़ी प्लानिंग के साथ उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके पिछले 3-4 हमलों में जो इजराइल ने गाज़ा पे किया है, उससे सबक सीख के हर एक स्टेप पे उन्होंने आगे इजराइल से 2-3 स्टेप आगे बढ़ के उन्होंने ये हमला किया है। कोऑर्डिनेटेड सभी ग्रुप्स मिल के कर रहे हैं। तो ये चौंकाने वाली बात है कि ये टेक्नोलॉजी और भी कुछ उनके पास राज छुपे हुए होंगे। और कौन लोग ट्रेंड कर रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। दुनिया की बड़ी शक्तियां ट्रेंड कर रही हैं। केमिकल वेपन्स छोटे मिक़दार में उनके पास होंगे, या कुछ और इनफ्लेमेबल बॉम्ब्स होंगे जिससे कैजुअल्टीज हो सकती है। तो ये सब काफ़ी चौंकाने वाली बात है, और हर हमले में इजरायली ज़्यादातर मारे जा रहे हैं पिछले और ओवरऑल मुझे लगता है कि जैसे हमास जिस तरह से बहुत ताकत के साथ सामने आया, ज़मीन फाड़ के कहिए, तो उसमें फिलिस्तीनियन अथॉरिटी जो है वो कमज़ोर, मुझे लगता है कि इस बार फिर उन्होंने याद दिलाया कि हम आपसे मजबूत हैं, हम चला सकते हैं सब कुछ। जी, हम करके दिखाएंगे। तो ये भी एक मैसेज जो फिलिस्तीनी इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनमें भी बहुत गहरा मैसेज ये गया होगा। क्यों डॉक्टर सलीम खान साहब, आप क्या? इसी वजह से एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ। इसी वजह से पूरे वेस्ट बैंक में धीरे धीरे हमास पॉपुलर होते जा रहा है। जी। हालांकि 2006 में जो इलेक्शन हुए थे, दोनों जगह से उन्होंने फतह ली थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सिर्फ गाजा उनके अंदर था। जी। लेकिन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया इजराइल के साथ। और अभी इस्माइल हानिया वगैरह ये लोग भी कमजोर, उनकी लीडरशिप पड़ रही है। और ये बात सुनने में आ रही थी कि सऊदी अरब ने उनको कई मिलियन अब्बास को डॉलर्स दिए थे, जिससे वो उनको चुप करना चाहते थे। तो वो पीए अथॉरिटी, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की जो है असर और रसूख बहुत कम होता जा रहा था।
और हमास अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा था, जिससे कि इंतफादा टाइप अपराइजिंग पूरे तो ये लगता है जैसे तीसरा चौथा इंतफादा जैसे ये लोग, इसीलिए वहाँ इजरायली फौज तैनात की गई थी 1 लाख से ज्यादा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक बात सलीम खान साहब मैं पूछना चाहूँगा, वहाँ पर जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू डोमेस्टिक कारणों से घिर गए थे, मतलब लगता था सरकार अब गई कि तब गई, एक तरह से उस माहौल बन गया था। ये जो हमला हुआ है, उस हमले से फिर से वो पूरी फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ एक माहौल बना। बेंजामिन नेतन्याहू फिर से मजबूत लगता है स्थिति में आ गए, यहाँ तक कि प्रतिपक्ष जो है इजराइल का, वो भी उनके साथ खड़ा हो गया कि भाई देश को बचाओ, अभी देश की स्थिति को सही करो। ये सब देख के लगता है जैसे कि हमला जो है इसका क्या इसके नताइज होंगे, क्या इसका मैसेज जा रहा है भारत के संदर्भ में देखा जाए तो? क्या एक हमला पूरी तस्वीर को बदल सकती है, पूरी डोमेस्टिक तस्वीर को, खासकर चुनाव की तस्वीर हो, या फिर सरकार जो बहुत कमज़ोर होती जा रही, कभी चली जाए वो सरकार तो उसको मजबूत कर देता है कि इस तरह का हमला? देखिए, हम लोग का एक प्रॉब्लम हो गया है कि हम लोग पहली बात तो हर चीज़ को ये सरकार वो सरकार, ये इलेक्शन वो इलेक्शन, इसमें जांचने की कोशिश करते हैं और कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी के बारे में हमारा दिमाग जाने लगता है। एक सिंपल बात यह है कि भाई अंग्रेज हिंदुस्तान में आए, उन्होंने हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया। कितने दिन तक हिंदुस्तान उसकी गुलामी को सहेगा? अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से काम करना शुरू किया, और साहब गांधी जी ने अपने तरीके से काम करना शुरू किया, सुभाष चंद्र बोस ने अपने तरीके से काम करना शुरू किया। उन्होंने अपनी आज़ादी की जंग लड़ी और उसको मजबूर किया कि भाई यहां से जाओ। अब उससे ब्रिटेन के इलेक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, चर्चिल जीतेगा कि नहीं जीतेगा, वहां का प्राइम मिनिस्टर का क्या होगा, वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का क्या होगा, इससे कोई हमारा लेना देना ही नहीं है। हमारा देश है जिसमें हम रहते हैं, उस पर बाहर से आके लोगों ने कब्जा कर लिया है, हमको उससे आजादी हासिल करना है। ये आजादी की जो हम जद्दोजहद करेंगे, ये जो हम आजादी की लड़ाई लड़ेंगे, इसमें किसका फायदा किसका नुकसान, ये हमारे लिए सेकेंडरी है। मैं समझता हूं इसी परिप्रेक्ष्य में हमको देखना चाहिए। अब आप ये देखिए कि पिछले साल पूरे साल में 220 फिलिस्तीनियों को इन लोगों ने फिर शहीद कर दिया, मार दिया। इस्राएली गवर्नमेंट ने 2 मारा, 4 मारा, कल 10 मारा। अभी इस साल के 10 महीने हुए, 400 लोगों को इन्होंने मार दिया अभी तक। तो 400 लोग जो मरे वो एक साथ नहीं मरे, टुकड़े टुकड़े में मरे। तो उसके लिए किसी को कोई दुख नहीं है, वो इंसान नहीं है। अब एक साथ अगर 400 इस्राएली मर गए तो कयामत आ गई। अमेरिका ने कहा कि हमारी फौज आ रही है और डोम आ गया और फलाना हो गया, ढिकना हो गया। भाई आखिर आदमी कब तक जो है वो स्लो पॉइजन से मरेगा? एक वक्त में आदमी सोचता है कि अब बस हो गया, अब हमको मरना नहीं है, अब हम मरेंगे तो मार के मरेंगे और हमको आजादी चाहिए। ये लोग जो सेटलर्स हैं, जो बाहर से आके बसते हैं, हमारी जमीनों पे कब्जा करके इनको दिया जाता है, इनके बीच में और हमारे बीच में एक दीवार अपार्टमेंट बनाई जाती है। ये कौन सी इंसानियत है? इसको कभी कोई कंडेम नहीं करता। लेकिन आप सोचिए कि एक बच्चे पे क्या गुजरती है, एक जवान पे क्या गुजरती है। अपने ही देश में आपको अपार्टमेंट बना दिया गया। आखिर वो कभी ना कभी तो रिएक्ट करेगा। यूनाइटेड नेशन में गए, एजिटेशन किए, पीएल अभी इनकी बात कर रहे थे, इतना समझाया, इतने एग्रीमेंट किए। हर एग्रीमेंट होता है, उसके बाद इसराइल उसको फाड़ के कचरे के डब्बे में डाल देता है। एक प्राइम मिनिस्टर एग्रीमेंट करता है, दूसरा आके उसको फेंक देता है। तो आखिर जब इसके ऊपर विश्वास उठ जाएगा तो लोग तो आएंगे ना, सुभाष चंद्र बोस पैदा होगा ना। देखिए, बहुत बेहतर आपने कहा। वहां गांधी नहीं सफल हो रहे हैं, गांधी की छवि से ज्यादा सुभाष चंद्र बोस की छवि फिलिस्तीन के संदर्भ में ज्यादा मजबूत है। और दूसरे और आखिरी सवाल पे आते हैं डॉक्टर पासा साहब। वो ये है कि देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने, जर्मनी के विदेश मंत्री और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला फॉन देर लेयन ने हमास के हमलों की निंदा की है। एक दूसरा, तुर्की जो नाटो का सदस्य देश है, उनके राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोआन ने कहा है कि हम अपनी कूटनीति को थोड़ा व्यापक करेंगे, यानी शांति की पहल हमें करनी चाहिए
और एक ही रास्ता है कि दो राष्ट्र बने। लेकिन मुझे लगता है कि कई ऐसी चीजों को अगर पूरी दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो कई ऐसी चीजों में मुस्लिम राष्ट्र भी बंटे हुए हैं, उनके जो अप्रोच है वहां भी कुछ ना कुछ डिवीजन है। तो आपको लगता है कि इस्लामिक राष्ट्र जो हैं कहीं ना कहीं इस पर एकमत नहीं है, कुछ इसका फर्क पड़ रहा है? जी, ये साफ जाहिर होता है। तुर्की जो है नाटो का मेंबर है, अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात कशीदा हैं, वो अच्छी तरह से रेस्टोर करना चाहते हैं, और एक तरफ रूस की तरफ और चीन और दूसरे अन्य देशों के साथ भी वो ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उनका प्रयास कुछ खास सफल हुआ नहीं है अभी तक। दोनों के बीच में जुड़े हुए हैं। और जहां तक यूरोपियन यूनियन का सवाल है, वो तो ओपनली इजराइल के हक में है और हमास को पिछले 15-20 सालों से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल के मान के चलते हैं, और पूरे नाटो की तरफ से मदद इजराइल को दी जा रही है अमेरिका के दबाव में आके। जैसा यूक्रेन को उन्होंने हथियार दिए, और जो भी सपोर्ट अमेरिका चाहता था यूरोपियन यूनियन और नाटो की तरफ से फाइनेंशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री वगैरह देने जा रहे हैं, तो इसी तरह इजराइल को भी दे रहे हैं जी। और जहां तक अरब मुस्लिम मुल्क हैं, अभी हाल में बहरीन, यूएई, मोरक्को और दूसरे अन्य देश रिलेशंस अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू एस्टैब्लिश करे, और सऊदी अरब भी करने जा रहा है। तो जो OIC फोरम है, तो अभी तक वहाँ इमरजेंसी मीटिंग नहीं हुई। इतना बड़ा यही सवाल मेरे दिमाग में 2 दिन से घूम रहा था। इतना बड़ा हादसा हुआ है और हमला होने वाला है, ग्राउंड अटैक होने वाला है, 1 लाख से ज्यादा इजरायली फौज तैनात हुई है, और उससे कितना खून खराबा होगा, कितनी सिविलियन मौत होगी, कितने बच्चे शहीद होंगे, और इतने बड़े छोटे इलाके में, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में कितनी तबाही मचाएगा इजराइल और ह्यूमन राइट्स वगैरह को लेके। अभी तक इमरजेंसी सेशन भी नहीं हुआ है, सिर्फ क्लोज डोर सेशन हुआ है, जिसमें इस पैलेस्टीन के एम्बेसडर को भी आने मना कर दिए थे। तो इतना बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस हुआ है, सिक्योरिटी काउंसिल भी नहीं हुए, और यूएई अरब ग्रुप का मेंबर है उसमें, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अरब लीग की भी मीटिंग नहीं हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुस्लिम देश जो पिट्टू हैं अमेरिका के, वो अमेरिका बोले जैसा व्हाइट हाउस के डायरेक्शन पे चल रहे हैं, और अपना मुंह नहीं खोलना चाहते हैं। सिर्फ ईरान एक वाहिद देश है जो ओपनली खुल के हमास के समर्थन में और सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करता है, और मुजाहरे हुए हैं कुवैत में, यमन में, सूडान में, और अल्जीरिया में, और इस्तांबुल में भी हुए हैं, और दूसरे इंडोनेशिया और पाकिस्तान में भी हुए हैं। तो लेकिन जनता ये चाहती है कि जो हमास कर रहे हैं वो ठीक है, और इजरायली ऑपरेशन को खत्म करना चाहिए। लेकिन जो हुक्मरान हैं, जो मोनार्क्स हैं, जो किंग्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, मिलिट्री रूलर्स हैं, वो अमेरिका के दबाव में है, क्योंकि वो खुदा ताला को भूल के अमेरिका को खुदा मानने लगे हैं। सिक्योरिटी अमेरिका के बागडोर में है बोल के मान के चलते हैं, और जनता जो है, ये फलस्तीन का कॉज सिर्फ फलस्तीनी या अरब या मुस्लिम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो है फलस्तीन का मसला ऐसा छा गया है कि ह्यूमन राइट्स का इशू और ऑपरेशन अपार्थेड और डिग्निटी जिसको कहते हैं, ह्यूमन डिग्निटी, क्योंकि उनको सेकंड क्लास सिटीजन से भी नीचे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हमने दोनों ने देखा है जी। तो इस लिहाज से जो है ये ग्लोबल इशू हो गया है। जैसा साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के खिलाफ आवाज उठाए, कॉन्शियंस जो जमीर है, इंसान का जमीर होता है, उसको हिला के रख दिया है इजरायली ब्रूटलिटी और ऑपरेशन और मॉन्स्ट्रस पॉलिसी। इससे वजह से जो हुक्मरान हैं, जो देश चला रहे हैं, वो बढ़ गए। बिल्कुल सही बात, दुरुस्त बात कही आपने। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत आभार, धन्यवाद आपको। और हमारे जितने भी दर्शक हैं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबों का भी मैं बहुत आभारी हूँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक बात जरूर मैं कहूँगा, अपील करूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप TV6 जरूर लॉगिन करें, TV6 न्यूज नेटवर्क, और हमारा वेबसाइट भी है tv6newsnetwork.com। उस पर आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।